अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में। एलपीजी इंपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं, परंतु जो हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो कंटिन्यूड है विदाउट एनी डिसरप्शन, और घरेलू सप्लाई हो रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग ऑल टाइम हाई है। इसी तरह जो डीएसी बेस्ड एलपीजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवरीज हैं वो भी ऑल टाइम हाई हैं। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफ़ेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है। अप्रैल के महीने में पिछले 28 दिन में अब तक 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है, और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। इसी तरह ऑटो एलपीजी की सेल में भी काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। अप्रैल के महीने में लगभग 353 टन पर डे की सेल है, और ऑटो एलपीजी की सेल जनवरी और फरवरी के महीने में ऑन एन एवरेज 177 टन पर डे थी। तो आप देखते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ है। 5 किलो के सिलेंडर्स, जैसा आप जानते हैं, भारत सरकार ने इसकी सप्लाई लगभग 2 गुना की है, और 5 किलो के सिलेंडर फरवरी के महीने में लगभग 21 लाख के करीब थे, और अप्रैल में अभी तक लगभग 21 लाख 21.05 लाख 5 किलो के सिलेंडर की सेल हुई है। कल भी लगभग 73,000 5 किलो की सेल हुई, और अब तक लगभग 9,550 अवेयरनेस कैंप पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा किए गए हैं, जिसमें 1.5 लाख 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की है। कल भी लगभग 175 कैंप किए गए, जिसमें 2,700 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस में पीएनजी कनेक्शंस में आज की अपडेट है कि अब तक 5.69 लाख डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2.65 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, और 6.37 लाख नए कंज्यूमर्स को रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा लगभग 42,950 पीएनजी कंज्यूमर्स ने अपने एलपीजी कनेक्शंस भी सरेंडर किए हैं। रिटेल आउटलेट्स पर नॉर्मल ऑपरेशंस हैं और सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल हैं। क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा लगभग 8,900 टन प्रोपिलीन और 950 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट की सेल की गई है मुंबई, कोच्चि, वाइजैक, चेन्नई, मथुरा और गुजरात रिफाइनरीज के द्वारा। एनफोर्समेंट एक्शन भी कंटिन्यूड है। कल लगभग 2200 जगह पर रेड या इंस्पेक्शंस की गई हैं। पीएसयूज़ के द्वारा अब कल लगभग 54 शो कॉज नोटिस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए गए हैं और 9 पर पेनल्टी इम्पोज की गई है। और अंत में आपके माध्यम से सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, डिलीवरीज को स्मूथ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसलिए कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें। धन्यवाद। थैंक्स सुजाता। ओवर टू यू मुकेश जी। थैंक यू मैम। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने कल यानी कि 28 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स के अधिकारियों के साथ जो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेके जो इश्यूज़ हैं उसको लेके समीक्षा की, इससे जो उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की, और मैरीटाइम ऑपरेशन और शिपिंग के माध्यम से आयात निर्यात की जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से संचालित रहें, इसको भी उन्होंने रिव्यू किया। क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे में कोई भी भारतीय फ्लैग्ड वेसल से संबंधित कोई घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। जो कंट्रोल रूम है डीजी शिपिंग का, उसमें अब तक करीब 8,000 कॉल और 17,000 ईमेल प्राप्त हुए हैं, और पिछले 24 घंटे में 114 कॉल और 276 ईमेल प्राप्त हुई हैं। डीजी शिपिंग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने
2829 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी की है और 29 नाविकों की पिछले 24 घंटे में सुरक्षित वापसी की है। भारत के सभी बंदरगाह पर संचालन सामान्य बना हुआ है और किसी प्रकार की कोई कंजेशन की सूचना नहीं है। धन्यवाद। Thank you, Mukeshji. Now we'll take questions. First row, 194, 161, then 16, 22, 24, 45. We'll start with the first row. Thank you. Amar Zaiti from PTI. A couple of questions. One to Sujata ma'am. UAE has walked out of, announced a walkout of OPEC. How does India read this development? Is it going to have an impact on the prices as well as supplies that India is sourcing from West Asia? To Mukesh sir, there are reports that Shipping Corporation of India is likely to send vessels to the Middle East to carry the standard cargo that is stuck. Is there any truth in the report? Thank you. My question is for Mukesh sir. So Japan has said that it is in talks with Iran to seek the safe exit of their vessels. One of the Japanese vessels has exited from the Strait of Hormuz. What is the status of the Indian vessels? What sort of discussions are we having with Iran on this issue? And when are the vessels likely to move? Thank you for letting me ask a question. I am Dvesh from Economic Times. Sir, regarding the vessels that are stuck there, you've given some details of the number of seafarers that have been brought back. Can you give us any details on the total number of Indian seafarers, including on foreign flag vessels? Because we initially heard there were around 28,000 of them and the numbers have come down. So what is the update on that front as well? Good afternoon, Saptaparna Ghosh from The Hindu. Question to Sujata ma'am. A reading of the PPAC data for March suggests that the net domestic production of natural gas, that has gone down on a year-over-year basis, and the overall paradigm has been largely adjusted by the LNG imports that we did in March. So in light of the uncertainties with the West Asia conflict, do we see this trend continuing as in the fact that, we are going to be buoyed a bit more by our LNG imports? If you could please share some perspective, ma'am. Thank you. I'm Anil Handa. Question for Sujata ma'am. Ma'am, on the energy sector, as you said that the situation has been in a good position, but in near future we see that our demands would be going up and the supplies would be more or less interrupting also. So on other verticals, does the government have any plans recently they have? Could you frame your question again? Yeah. I want to know that on the energy sector, there are different verticals. So what we are talking about is whatever is being imported. But whatever we are being producing like solar, hydrogen and other verticals where we are doing quite a good job. So does the government have any plans to ramp up the production in these areas? Because they have recently come up with the PM Kusum, where the budget allocation has been proposed to be increased. Yeah, we can have the answers now. Sujata. So regarding the other renewable source of energy, different ministries in Government of India are taking care of it. As far as the Petroleum Ministry is concerned, we are working on a couple of them, for example, green hydrogen. So in our refineries, we are setting up the plants for the production of the green hydrogen. HPCL, IOCL, BPCL, all three have started working on it. And we are also shifting on, there is a continuous efforts on part of our refineries to have, best energy, efficiencies. So they are continuously working on it, and, systemic improvements are also happening. If you see on the petrol front also, you know that ethanol blending is happening. And similarly, the SAF, that's again in the same direction. So, lot of efforts are on to have, the energy conservation and also increasing efficiency and thereby, reducing the import dependency. Regarding UAE, I will say,
it is too early to comment on this right now. And what was that natural gas? If you could repeat your question, please. Ma'am, provisional data from the PPAC specific to the net domestic natural gas production for the month of March, that has gone down. But if we look at the overall availability in the country, that has largely been buoyed by the fact that we imported more LNG. So in light of the uncertainties that we are seeing with the West Asia conflict, do we see this paradigm continuing, as in LNG imports largely buoying our availability and everything? So, if you see, there is a lot of efforts in domestic front, on domestic front also, to increase domestic production, whether it is crude and natural gas, and those efforts are continuing, and we hope that we will be able to improve on this front also. Thank you. Thank you. So there was a question that Japan is talking with Iran for taking out their vessels. So what action India is taking? So I would like to say here that we have been we have been discussing with Iran authorities through, of course, Ministry of External Affairs for taking out our vessels, and we were the top country to take out vessels from, especially this LPG vessels from that area. So efforts are being made by India also. So it's not that Japan alone, but all the countries are trying. We are also trying. As regard to total number of seafarers in Middle East, so about 19,500 seafarers are there in Middle East. Now, that does not mean that all the seafarers are there on the ships. Middle East means whole Middle East. There are a large number of seafarers who are, who don't want to come from there to here. So it includes all the seafarers who are there in Middle East. Again, another question was about Shipping Corporation of India. Are they starting services to Middle East? Yes, means again, one thing I would like to add here, that starting shipping service is not like that immediately today we decide and tomorrow it can start. So it's a combination of so many things, like cargo, getting cargo, then transporting, NOVC agencies are there, then arranging berthing on that side, Middle East side of the port, and then transport of cargo from that port to hinterland of the different countries. So but of course government is working on this so that Shipping Corporation of India starts service to Middle East. That exactly I am not aware when it will start, but yes, of course we are trying to start it, and this will, this is for the benefits of our exporters. We had one more question. You want to ask a question? 24? Yes, please. Sujata ma'am, there has been a severe shortage of bitumen as well, and that has in fact affected road works and construction works worth crores of rupees. So when can that supply expected to be restored so that the public works of infrastructure and road can carry on smoothly? So I must tell you that bitumen is one of the few products where we have import dependency, and it is not, it is not that we have reduced our domestic production. All right. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all.